Hello everyone, welcome to UPSC Digital Library. Well, today the date is 12 January 2021, and finally, after trying for a lot of time, today I am somehow able to start the daily editorial analysis of The Hindu. फाइनली कई बार हम कोशिश करते थे कि डेली एडिटोरियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, लेकिन शुरू नहीं हो पाया था। तो हम आज से 12 जनवरी 2021 से कोशिश करेंगे कि इसको हम लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएं, क्योंकि एक बहुत ही एक मुश्किल काम है हर रोज वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना। और अभी मैं अपनी एक टीम प्रिपेयर करने की भी कोशिश कर रहा हूं, ताकि अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग फैकल्टीज ले लें जो मेरी गाइडेंस के अंदर काम करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए जल्द से जल्द वीडियो आ सके। ये मेरी पूरी कोशिश है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुडे, उसकी हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है, इन केस यू गाइज डू नॉट नो, दिस इज आवर वेबसाइट upscdigitallibrary.com. Please do visit once. We have already uploaded the PPTs of ancient Indian history, and once we'll finish physical geography course, I will also upload the PPTs of that as well. Very soon I will try to upload some of the short capsule notes and some of the test series, everything at absolutely free of cost. After a lot of demand from the students, I have again started the Telegram channel UPSC Digital Library. You guys can go and join this, and this is my Instagram पर्सनल अकाउंट अभिजीत सिंह अरोरा। इन केस यू हैव अ क्वेरी, आपके कोई दुविधा है, कोई डाउट है और आप नहीं पूछ पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप मुझे पर्सनली भी पिंग कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप मुझे यहाँ फॉलो करें। यूपीएससी डिजिटल लाइब्रेरी इज द फेसबुक पेज विच यू गाइज कैन फॉलो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल टू यू इन सम वे और द अदर, एंड इट इज माय ड्रीम टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू मल्टीपल पीपल, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग फीस स्पेशली। तो आई होप आप मेरे इस मिशन में मेरा सहयोग करेंगे। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस सीरीज, इस सीरीज में क्या होगा, हर दिन रात को 9 बजे, Monday to Saturday, every day at 9 p.m. Monday to Saturday, the videos shall be uploaded of The Hindu editorial. So what will be covered in such videos? इन वीडियो में क्या कवर होने वाला है? डेली एडिटोरियल कवर होंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के। सारी न्यूज कवर नहीं होगी, एडिटोरियल कवर होंगे, जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल आती है। सो एडिटोरियल इज द सेक्शन वेयर द स्टूडेंट्स फाइंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर ओवर हियर। वीडियोस संडेज को नहीं आएंगे, पब्लिक हॉलीडेज को नहीं आएंगे, सो द वीडियोस वोंट बी अपलोडेड ऑन संडेज एंड पब्लिक हॉलीडेज, एंड आई वुड बी एक्सप्लेनिंग इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। यानी कि मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि द स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया दोनों से जो स्टूडेंट्स हमें देखते हैं, सबकी मदद हो पाए जिस लेवल पर भी। So generally, if this is the editorial page, so this is how the editorial page in the Hindu newspaper looks like. ऐसा दिखेगा आपको editorial page। तो एक ये जो सेंटर वाला आपको बड़ा आर्टिकल दिखाई दे रहा है, एडिटोरियल दिखाई दे रहा है, और लेफ्ट टॉप पर आपको एक एडिटोरियल दिख रहा है या आर्टिकल कह लें उसको। इसी तरह से लेफ्ट बॉटम पे आपको एक दिखाई दे रहा है। These will be the three articles, editorials or what not which I would be covering every day. ये तीन चीजें हैं जो मैं कवर करूंगा, and what will happen is you guys might find some typical issues going on inside. कुछ ऐसे typical issues भी सामने आएंगे, उनके लिए मैं अलग से एक बर्निंग इश्यूज की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ताकि वो टॉपिक आपके डिटेल में कवर हो जाए। आई विल क्रिएट अ न्यू सेपरेट प्लेलिस्ट for burning issues, so that such kind of hot topics or burning topics could be covered in much more detail, because here we will be much more interested to understand the summary. इस वीडियो सीरीज में हम समरी समझने की कोशिश करेंगे, एक सार समझने की कोशिश करेंगे इन टॉपिक्स के। सो लेट अस पिक अप, ये जो लेफ्ट साइड में आपने देखा, दिस लेफ्ट टॉप आर्टिकल, अ सेफ्टी नेट। सो उसके ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, दिस विल डिस्कस फर्स्ट, देन विल डिस्कस दिस article, and then we'll come to this editorial. So let us start with a safety net. So we all know, हम सभी जानते हैं that due to this global pandemic
कोविड-19, ये महामारी जो कोविड-19 की फैली हुई है, बिकॉज ऑफ दिस स्टूडेंट्स हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। स्टूडेंट्स ने बहुत डिफिकल्टी फेस की है। एंड यू माइट हैव हर्ड पेरेंट्स सेइंग, आपने कई पेरेंट्स को भी ये बोलते हुए सुना होगा कि एक साल बच्चों का नुकसान हो जाए तो ठीक है, 1 year लॉस इज एब्सोल्युटली फाइन, बट इन सच काइंड ऑफ सिनेरियो, ऐसी क्राइसिस में, ऐसे मुश्किल के दौर में हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, बिकॉज लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन एजुकेशन। एक साल अगर ड्रॉप लेकर वो एक साल डिले भी अगर उनकी पढ़ाई हो जाती है, सो दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर पेरेंट्स। सो दैट इज वाई द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सारे स्टेट्स को, द एजुकेशन मिनिस्ट्री इज ट्राइंग टू गिव डायरेक्टिव, निर्देश देने की कोशिश कर रही हैं टू द स्टेट्स टू एंश्योर दैट देयर इज अ मिशन विच इज लॉन्च्ड। And what should be the core goal of this mission? To avoid dropouts. यानी कि बच्चे स्कूल से कम ड्रॉप आउट हो, and this should be the goal, because there are millions of students, all right, whose academic uh, future is at stake, एक मुश्किल भरे दौर में अभी है। At the same time, there should be relaxation in the detention policy. So let me tell you what detention policy is all about. ये detention policy होती क्या है? So let's say if you fail in a particular class, so it should not happen that you have to repeat that class. मतलब अगर आप 11वीं क्लास में, if you fail in class 11th, so you will have to repeat class 11th. You will not be promoted to class 12th. आप 12वीं कक्षा में प्रमोट नहीं किए जाएंगे। सो एजुकेशन मिनिस्ट्री की ये कोशिश है, इट्स एन स्टेप टेकन बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री, इट्स अ काइंड ऑफ डायरेक्टिव और अ गोल गिवन टू द स्टेट्स। अलग अलग राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं, ऐसा समझाया जा रहा है दैट प्लीज रिलैक्स द डिटेंशन पॉलिसीज। व्हाई? ऐसा करने की जरूरत क्या है, ऐसा क्यों करना है? आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन अर्लियर टाइम्स द स्टूडेंट्स यूज्ड टू गो टू स्कूल एंड स्टडी। स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, and that time there were certain laws related to detention policy। कई नियम कानून थे कि अगर आप फेल हो गए तो आप अगली कक्षा में जाएंगे नहीं जाएंगे। हालांकि कुछ छोटी कक्षाओं में तो डिटेंशन पॉलिसी का सिस्टम ही नहीं है। अगर आप छोटी क्लास में तो आपको पास करना ही पड़ेगा, लगभग 8वीं तक या 6वीं तक। अलग अलग राज्य अपने हिसाब से इस पर काम करने की कोशिश करते हैं। different states try to work on this. Some states say that up to 8th nobody would be asked to stay in the same class, they would be promoted irrespective of their results, so that the students must not get mental pressure, मानसिक दबाव उनके ऊपर ना आए पढ़ाई का। एंड राइट नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग द एक्सेस टू क्लासरूम। डू यू थिंक ऑल द स्टूडेंट्स हैव अ टैब विद देम और अ मोबाइल फोन विद देम? क्या सभी बच्चों के पास कोई मोबाइल फोन है या टैबलेट है? बिकॉज ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम द गवर्नमेंट टोल्ड दैट गो फॉर डिजिटल एजुकेशन, बट हमारे देश में क्या इस स्तर तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है? हैज द डिजिटल infrastructure developed till that level that all the students of our country have access to mobile phones and tablets so that they can study during this COVID time? I think the answer is no. And even the UNESCO has also said, United Nations Education Scientific and Cultural Organization, that by the end of 2020 there were around 320 million students that are thinking to drop out from these schools. And India is a place wherein we have to put in a lot of efforts to ensure that these students do not face. And now we all know, एक उम्मीद की किरण है, there's a ray of hope that the vaccine trials will start happening and then the results would be fine and we will overcome this COVID-19 scenario. बहुत जल्द ये COVID-19 situation से हम उभर जाएंगे. So now is the best time when the government must ensure ये जैन से जून तक का जो टाइम है इसका कोई permanent solution निकाल लिया जाए. Because it should not happen that, let's say, now July 2021 comes and again now the students are not willing to join the school or their parents are not willing
to send them back at least in the next academic year. ऐसा तो नहीं होना चाहिए. Because education is one very important aspect of human resources. If we fall back on our education side, which is one important pillar, so then we will not be able to have a very good future ahead. So we must try to find out a solution of it. And that is what has been discussed in this article. मुझे लगता है कि आप लोगों को एक आइडिया लग गया हो गया कि इस आर्टिकल में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं और क्या कोशिशें रहेंगी. So this is what has been done over here. So let us come to the next topic. ये हमारे लेफ्ट बॉटम साइड में ये आर्टिकल mentioned है. This is mentioned on the left bottom side onto the editorial page. So if this is left top, this is left bottom. So यहाँ पर आपको अपने न्यूज़पेपर में Bridging the Gulf नाम से ये आपको आर्टिकल मिल जाएगा. So basically what this Bridging is Gulf is all about. So this is about the Gulf Reconciliation Summit. ये होता क्या है ये मैं आपको लोगों को थोड़ा समझा देता हूं. काफी इजी है, देखकर जितना ये कठिन लग रहा है उतना कठिन ये है नहीं. दिस अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट बट दिस इज वेरी इजी. सो दिस इज बेसिकली बिटवीन सऊदी अरेबिया, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड बहरीन वर्सेस कतार. तो कतार इज अ वेरी स्मॉल कंट्री. And these countries, in देशों ने, they have boycotted Qatar. These countries have boycotted Qatar, stating the reasons, grounding the reasons that Qatar is promoting terrorism. तो आप शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे. कतार के ऊपर ऐसे आरोप लगे कि वो टेररिज्म को बढ़ावा देता है. So then this Gulf Reconciliation Summit was held in Al Ula, विच इज इन सऊदी अरेबिया, जहां पर ये डिसाइड किया गया कि चलो ये जो हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए, ब्लॉकेड लगाए हुए कतार के ऊपर, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं और डिप्लोमेटिक टाइज खराब हो चुके हैं, डिप्लोमेटिक रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, उन सबको उठा देते हैं. ताकि इसके भी कई रीजंस हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है. ऑब्वियसली काफी प्रेशर भी होगा. अब आप लोगों को अगर थोड़ा मैं मैप में दिखाऊं, लेट मी शो यू गाइस दिस इन मैप. सो दिस इज सऊदी अरेबिया, व्हाट यू सी ओवर हियर, एंड दिस इज कतार, दिस स्मॉल प्लेस व्हाट यू सी. सो दिस इज कतार. सो बोथ ऑफ देम आर नेबर्स, दोनों ही नेबरिंग कंट्रीज हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस ओवर हियर इज, जब कतार के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गए, व्हेन रिस्ट्रिक्शंस वेर प्लेस्ड ऑन कतार बाय दीज कंट्रीज, ड्यूरिंग दिस टाइम ईरान केम टू सपोर्ट कतार. ईरान ने सपोर्ट किया कतार को. सो अगेन इफ आई कम बैक ओवर हियर, सो नाउ यू गाइज विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेयर ईरान इज. सो ईरान ट्राइड टू सपोर्ट कतार. तो जब कतार में एयरक्राफ्ट्स नहीं उड़ रहे थे, फ्लाइंग वगैरह सब कुछ हैम्पर्ड थी, तब ईरान ने सपोर्ट करने की कोशिश की. आई होप यू ऑल ऑफ यू नो कि यूएस ने ईरान के ऊपर कितने तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर डाला हुआ है, कितने रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की गई थी. सो ईरान को भी अपनी इकोनॉमी को सही तरीके से चलाना है. ईरान ऑल्सो हैज टू इंश्योर दैट इट्स इकोनॉमी इज वर्किंग वेल. सो बाय हैविंग सम काइंड ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स and bilateral deals or diplomatic relationships with Qatar, Iran was also able to survive somehow. ठीक है, तो ये सिचुएशन चल रही थी. बट देन नाउ ये जो गल्फ रिकॉन्सिलिएशन समिट हुआ है, इसमें ये ब्लॉकेड हटा दिया गया है, कतार के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं. और अब ये उम्मीद की जा रही है कि अब क्योंकि कतार के ऊपर से ये रिस्ट्रिक्शन हट गए हैं, इसका भी एक इंटरनेशनल रीजन भी है. इसका रीजन ये है कि जो जोई बिडेन है, he wants to again रिविजिट करना चाहते हैं. वो समझना चाहते हैं कि ईरान के ऊपर हम लोग किस तरह से एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाएं. ईरान के ऊपर जो भी हमारे डील्स हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हैं, उसको वो रिविजिट करना चाहते हैं. तो अगर कतार के रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगे, if restrictions from Qatar will be removed, so it will have a direct impact on Iran. क्योंकि ईरान की इकोनॉमी तो अभी कतार से चलने लग गई थी, कतार से उसको फायदा होने लग गया था. कतार से क्यों फायदा होने लग गया था? Why was Iran
benefited from Qatar because there was lot of blockades being done from Saudi Arabia, UAE and Bahrain. एंड दस ईरान वॉज बेनिफिटिंग फ्रॉम कतार. लेकिन जब ये ब्लॉकेट्स हट चुके हैं, अब सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई, बहरीन, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू वर्क टुगेदर, सो देन ईरान विल बी लेफ्ट आउट. I hope you guys are able to understand this. So if this is something that is going to happen, so then Joe Biden is going to renegotiate the Iran nuclear deal. जो ईरान की न्यूक्लियर डील है उसको फिर से रिविजिट किया जाएगा. And moreover, you guys must know that Saudi Arabia is also an ally. ये भी दोस्त है अमेरिका की. And Qatar is also having friendly relationships with US. So once this blockade will be removed, ये bridging हो जाएगी गल्फ कंट्रीज पे, ये दूरियां मिट जाएंगी. इससे सऊदी अरेबिया ये सोचता है कि हम भी दोस्त हैं अमेरिका के. We are also friends with US. Qatar is also friend with US. So as we are ready to accept Qatar, we are ready to negotiate and sign this Gulf Reconciliation Summit agreements. तो हमें यूएस से थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिलने लगेगा. सो दिस इज व्हाट दीज पीपल आर बिलीविंग. सो इंडिया ऑल्सो मस्ट ट्राई टू be very careful and understand what is going on at all these places, because we also have a very huge diaspora which is staying in such countries, which is sending remittance to our nation. I hope all of you know what is remittance. Remittance में यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो पैसे कमा के भारत भेजते हैं. तो यहाँ के पर अगर टेंशंस है यहाँ के देशों में, इफ दीज कंट्रीज हैव टेंशंस और द एनवायरनमेंट इज नॉट गुड, इट आल्सो हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इंडियाज डायस्पोरा. सो आई होप you guys might have got an idea of what is happening in such article. And anyways, need not to worry, because I will pick up such kind of important topics, Gulf Reconciliation Summit, into a specific topic, into our burning issues, so that it will be much more productive for you guys. Now let us come to the central big editorial which is mentioned about reframing the India's foreign policy. जो बीच में आपको एक बड़ा सा आपको एडिटोरियल दिखाई दे रहा होगा, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी को हमको किस तरह से पुनर्जीवित करना चाहिए, फिर से फ्रेम करना चाहिए. सो इसकी भी हम लोग थोड़ा सा समरी को समझेंगे. सो दिस आर्टिकल इज रिटन बाय MK नारायण, एंड ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं. ही हैड बीन अ फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एंड he also had been a governor of West Bengal. So now let us talk about what has happened so far in 2020 and what is going to happen in 2021. So we saw in the US the power got changed. America में leadership change हो गई. Joe Biden has become the president now, and Joe Biden promised that he is going to bring out healthier relationships बिटवीन यूएस एंड यूरोप. जो बिडेन ने कहा था कि मैं अमेरिका और यूरोप के बहुत अच्छे रिलेशंस लाऊंगा और बहुत मजबूत करूंगा रिश्तों को. बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज द यूरोप, इंस्टेड ऑफ having a stronger relationship with America, what is happening is it is having a better, it is trying to strengthen its relationship with China. वो चाइना के साथ अपने रिलेशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है. और ये सोच लेना कि चाइना को अब हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, या जो आपके इस आर्टिकल में भी आउट ऑन अ लिम्ब एक लोकोत्तीय मुहावरा दिया हुआ था, दैट चाइना वुड बी आइसोलेटेड, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो दिस क्लियरली डिपिक्ट्स, ये क्लियरली ये दर्शाता है दैट फॉर यूरोप राइट नाउ economic policies are much more important than politics. So that is why Europe is focusing on having better economic prospects for its European Union nation. Europe अपने लिए economic situation बेहतर करना चाहता है, और China is the only nation, most important nation यही रहा है 2020 का. China is the only nation in 2021 which had a पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ इकोनॉमी इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम. सोचिए कोविड के समय में जहां देशों को इतना नुकसान हो रहा था, उसके बाद भी चाइना में तब भी हमको एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला. और 2021 में तो होना ही होना है. चाइना वुड एनीवे बी
at a much more positive side as far as the growth rate is concerned, the economic growth rate is concerned. And what one more important thing what has happened is China is going to launch, China is going to launch its third aircraft carrier. Now see, look at this. I hope all of you know what is an aircraft carrier. Aircraft carrier में आपके aircrafts उतर सकते हैं और जा सकते हैं. It's a big ship. It's a very big fighting ship. And in China, type 002 and type 003, such kind of highly technical aircraft ships would be launched. जो टाइप 002 है वो तो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, लेकिन जो टाइप 003 है, द टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर, नाउ दिस विल बी बेस्ड ऑन न्यूक्लियर पेलोड. सो आप सोच सकते हैं दैट the goal of China is to ensure that it is dominating the Indo-Pacific region. So China wants to dominate the Indo-Pacific region. और जब उसके पास इतने बड़े एयरक्राफ्ट्स कैरियर आ जाएंगे, then things will become easier. And moreover, the president of China, Xi Jinping, he is also trying to pick up a better पॉलिटिकल पोजीशन इन इट्स ओन कंट्री. तो अपने ही पॉलिटिकल पार्टी में भी वो अपनी एक मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड ऑल्सो ही इज ट्राइंग टू एंश्योर दैट ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पोजीशन in his People's Republic of China. Or as far as now, so this is what we talked about a stronger China. Even जैसा मैंने आपको बताया कि यूरोप के लिए भी अब इकोनॉमी पहले आती है. So this is what has happened. And it is for this reason that Europe, instead of going for stronger ties with United States, it is focusing more on China, because China is a country that can ensure to provide raw materials to Europe, which will help the Europe's economy to grow. Now, let me tell you something. One important terminology came over here, which is known as Abraham Accords. This is also a very important thing, which also I'm going to pick up separately also in a burning issue. But for now, at least कुछ तो आप लोगों को पता होना चाहिए Abraham Accords के बारे में. At least there is something which you guys must know. So this is an accord. This is a peaceful deal which is being signed between Israel, United Arab Emirates, and Bahrain. And this was mediated. इसके जो हम कह सकते हैं कि किसने ये पीसफुल डील कराने में अहम भूमिका निभाई है. सो दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो ये कोशिश की गई थी. दिस टर्मिनोलॉजी केम अब्राहम अकॉर्ड्स. तो एक बेसिक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. अगर हम अपने इंडिया की बात करें, इंडिया बहुत अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहा है. सी, बिकॉज चाइना के साथ तो हमने देखा कि हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर द थिंग्स आर नॉट गोइंग फाइन ऑन द ईस्टर्न लद्दाख साइड, एंड वी हैव अ वेरी टेंस्ड एनवायरनमेंट विद चाइना. और तो चाइना के साथ तो हमारे रिलेशन वैसे भी अच्छे नहीं है. वी डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विद चाइना. Moreover, we always used to support Afghanistan for peace. That the Pakistan is not having peaceful relationships with Afghanistan. Pakistan is trying to interfere a lot in Afghanistan. लेकिन वहां पर भी इंडिया को काफी अच्छा सपोर्ट नहीं मिला है. इंडिया has been marginalized even in the Afghan peace talks. And moreover, if I talk about Bangladesh, if I talk about Myanmar, or even if I talk about Sri Lanka, so India has been trying to bring out healthy relationship with such countries. लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर भी बात कुछ बन नहीं रही है. Israel is a very close defense partner of our country. एंड इसीलिए ये अब्राहम अकॉर्ड हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम बहुत केयरफुली इन सारे कंट्रीज़ के साथ अपने अपने टर्मिनोलॉजीज रखें. यूएई में हमारे बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा रहते हैं. तो ऐसा भी नहीं हो कि हम किसी एक कंट्री को ज़्यादा सपोर्ट कर दें एंड देन इट कम्स अप एज अ प्रॉब्लम फॉर अस. एंड राइट नाउ इंडिया डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस पावर इन द वेस्टर्न एशिया. तो हमको उस पर भी काम करना पड़ेगा.
One very, very important thing which you guys must understand from here is in August 2021, India is going to take the presidentship of United Nations Security Council. तो समय हमारे लिए अच्छा आने वाला है. So what we should do to ensure that we have a good foreign policy? First thing is we must stop supporting any one country. We must be very, very diplomatic and we must have very good diplomatic relationship with multiple countries. क्योंकि अब इंडिया और चाइना के बीच में अगर टेंशंस का माहौल है, so obviously the smaller countries either they are going to support India और दे आर गोइंग टू सपोर्ट चाइना. सो ऐसे समय में हमने देखा बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको मिल नहीं रहा है. पाकिस्तान एनीवेज इज सपोर्टिंग चाइना. वी डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान ऑल्सो. वी ट्राई टू सपोर्ट अफगानिस्तान ऑल्सो बट वी डू नॉट हैव हर्ड सम वेरी गुड बैकिंग फ्रॉम अफगानिस्तान. वेस्ट एशिया में भी अगर हम इसराइल को सपोर्ट करें तो बाकी देश से हमारे टर्म्स कैसे बन जाएंगे. सो नाउ इज द टाइम दैट वी मस्ट have a very diplomatic relationship with the countries. Our foreign policies must be so good, so far sighted. हमको बहुत दूर का देखकर चलना पड़ेगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन हो पाए. तभी हमारा देश आगे जाकर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, कल्चरल टाइज में आगे बढ़ सकता है. तो हम हमारी हमारी आइडियोलॉजी अभी बिल्कुल जीरो है. हमारी आइडियोलॉजीज बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हम हर देश के साथ एक अच्छे टर्म्स बना पाए. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट प्रूडेंट प्लान्स, इट शुड बी फार साइटेड प्लान्स. हमको फ्यूचर का सोचकर प्लान बनाने पड़ेंगे. सो अवर प्लान शुड नॉट बी जस्ट अबाउट 2021. वी मस्ट लुक फॉर 5 years, 10 years, how we are going to be, how we are going to gain from such countries in terms of bilateral deals or ties. एंड वट एवर प्लान्स वी मेक, हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे वो अचीवेबल भी होने चाहिए और फ्यूचर में सस्टेन भी होने चाहिए. सो आई होप दिस आर्टिकल वाज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. सो इन सच वे हम कोशिश करेंगे हर दिन हमारे इन आर्टिकल्स को कवर करें. प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें. आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं. प्लीज डू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो कल फिर मिलेंगे. हम कोशिश करेंगे कि कल फिर आएँ और करंट अफेयर्स के द हिंदू के एडिटोरियल को डिस्कस करें. सो प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स. मेरा ये पहला अटेम्प्ट था करंट अफेयर्स की एनालिसिस आपके सामने रखने के लिए. सो प्लीज़ डू टेल मी अच्छा था, बुरा था, कैसा था. ऑलराइट. सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू.